तो गाइस आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा जो लेक्चर है ये इकोनॉमी का दूसरा लेक्चर है। आई होप मैंने जो पहला लेक्चर दिया वो तो आप लोगों ने देखा होगा। जो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। तो हम इकोनॉमी में हमने बात करी थी पहले, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी की। इकोनॉमी है क्या, हमें पढ़नी क्यों चाहिए, क्या क्या थ्योरीज थे इकोनॉमी में जो आए थे। जैसे क्लासिकल थ्योरी की हमने बात करी थी, फिर हमने बात करी थी केनेशियन मॉडल की। फिर मैंने आपको बता दिया कि इंडिया जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का प्रयत्न कर रहा है वो लगभग किस कॉन्सेप्ट को हाफली, पार्सली और फुल्ली अपने आप में अडाप्ट कर रहा है ताकि वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सके। तो हमने बहुत सारी बुनियादी बातों पर चर्चा करी थी। फिर हमने कुछ शब्द की बातें करी थी जो इकोनॉमिकल टर्म्स है, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको बताया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आर्थिक क्रियाएं, जिसमें हर वो क्रिया जिसमें मनी का लेन देन शामिल हो वो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर हमने स्कार्स रिसोर्स की बात की थी और ये भी बोला था कि अगर स्कार्सिटी ना होती, अगर सीमित संसाधन ना होते तो हम इकोनॉमी को पढ़ते ही नहीं। ठीक है। फिर हमने आपको गुड्स एंड सर्विसेज बताया था और गुड्स एंड सर्विसेज में हमने बहुत विस्तार पे चर्चा करी थी। मैंने आपको डिफरेंस एक एक एग्जांपल के थ्रू बताया था। तो आज हमारा इकोनॉमी का लेक्चर 2 है और आज हम बेसिकली किन चीजों पर बात करेंगे। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि ये जो अर्थशास्त्र है उसको एज ए विषय जो ये इवॉल्व हुआ है, जो डिसिप्लिन जो ये इवॉल्व हुआ, ग्रो हुआ, जो इसके अर्थशास्त्र का विकास हुआ, तो अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है और उन जो भी भागों में बांटा गया है वो किस तरह से हमारे इकोनॉमी में लगाए जाते हैं। ठीक है, हम किसके अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं, क्यों, जिस भाग में बांटा गया है, हर भाग का अपना इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज हम बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माइक्रो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी की चर्चा हम आज करने वाले हैं। जब आप माइक्रो बोलते हो तो इसी को आप हिंदी में सूक्ष्म बोलते हो, सूक्ष्म बोलते हो, या फिर इसी को आप वाइस्ट बोलते हो। ठीक है। और मैक्रो को आप क्या बोलते हो, व्यापक बोलते हो, या इसी को आप समिष्ट बोलते हो। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो दिस इज आवर चैनल हमारा झारखंड, और जो लोग भी हमारे ऐप से जुड़ के जेपीएससी बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। हमारे एप्लीकेशन का नाम जो है हमारा झारखंड है। पहले इसका नाम सभी क्लासेस था जो बदल दिया गया है। सो अगर आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए, अगर आप स्टेट झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बाइलिंगुअल प्लेटफॉर्म है आपको, तो यहाँ दोनों तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाएं मिल जाएंगी। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं हम। तो हमने उस दिन पहला जो टॉपिक था हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, कि हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, अर्थशास्त्र की एक बुनियादी समझ डेवलप कर ली थी। तो आज हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। हमने देख लिया था, अर्थव्यवस्था की शुरुआत हमने कर दी थी। आज हम बेसिकली जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं इसकी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की। वरिष्ठ अर्थशास्त्र जिसे कि आप सूक्ष्म बोलते हो, और समिष्ट अर्थशास्त्र जिसे कि आप व्यापक अर्थशास्त्र भी बोलते हो। ठीक है, तो चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। एंड आई होप मैं जितने पॉइंट्स यहाँ लेके आया हूं ना, ये मोर देन इनफ है। तो इस टॉपिक में और कहीं भी एक्स्ट्रा आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसकी। देखो, इकोनॉमिक एक जो सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में जो ग्रो किया, तो भाई अर्थशास्त्र एक बड़ा विषय है। तो अर्थशास्त्र ये एक बड़ा विषय था, तो इसको सबसे पहले 1933 में, 1933 में एक व्यक्ति थे, नॉर्वे के व्यक्ति थे, जिनका नाम क्या है, रैग्नर फ्रेश। क्या नाम है, रैग्नर फ्रेश। रैग्नर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया। रैग्नर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया। पहला जो भाग है, ठीक है, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा जो भाग है उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो रैग्नर फ्रिश ने क्या किया, 1933 में अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया, वरिष्ठ अर्थशास्त्र और समिष्ट अर्थशास्त्र। अच्छा, रैग्नर फ्रिश के बारे में एक चीज और जानो, ये दुनिया के पहले ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिनको इकोनॉमी के फील्ड में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक्चुअली 1969 में, 1969 में दो व्यक्ति, एक तो आपका हो गया रैग्नर फ्रिश, और दूसरे व्यक्ति का नाम था जैन टिनबर्जन। इन दोनं व्यक्ति को ज्वाइंटली 1969 में इकोनॉमी के फील्ड में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो पुरस्कार दिया गया था वो अल्फ्रेड नोबेल के ऊपर दिया गया था, जो कि देने वाली जो बैंक थी एक, वो स्वीडन की बैंक है, स्वीडन की बैंक थी, जिसका नाम क्या था, वर्जिस रिक्स बैंक। वर्जिस रिक्स बैंक। वर्जिस रिक्स बैंक ने अपने अपने 300वें वर्षगांठ पे, 300 जो उसकी क्या कहते हैं बैंक के बनने का जो अवधि रहा, उसके वर्षगांठ पे अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे
इकोनॉमी के फील्ड में रैगनर फ्रिश और जैन टिम्बरदेन को पहला नोबेल पुरस्कार दिया था। और ये एक बैंक है वर्जिस रिक्स बैंक, ये कहाँ की है? स्वीडन के बैंक है। तो अभी हमने क्या समझा? हमने इतना समझा कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। एक है माइक्रो इकोनॉमिक जिसको कि आप सूक्ष्म या वरिष्ठ अर्थशास्त्र बोलते हो, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक जिसको क्या वरिष्ठ या फिर सॉरी समिष्ट या फिर व्यापक अर्थशास्त्र बोलते हो। बांटा किसने था? तो रैगनर फ्रिश ने बांटा था। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं कि भाई ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इन दोनों टर्म को हम अच्छे से समझते हैं, और आज का टॉपिक भी हमारा यही है। अब देखो, अगर हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा करने वाले हैं। अब आप ध्यान देना एक बात पे, ये जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो ये एक ग्रीक शब्द से निकला है। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस शब्द से निकला है? ग्रीक शब्द से निकला है, जो माइक्रो शब्द है उससे निकला। तो माइक्रो का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म, छोटा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को ऐसे आप हिंदी में सूक्ष्म या वरिष्ठ अर्थशास्त्र भी कहते हो। तो देखो सूक्ष्म कहने का मतलब क्या हुआ, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली करेगा क्या। तो मैंने डिफिनेशन पीछे दे रखा है पहले, लेकिन आप पहले मुझे समझो, ठीक है? मैं जो बोल रहा हूं उस बातों को समझो। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र की वो शाखा है, वो ब्रांच है जो बेसिकली क्या स्टडी करती है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इकोनॉमिक्स क्या करता है। इकोनॉमिक्स मैंने बताया था इट इज ए साइंस, एक ऐसा विज्ञान है जो मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है। मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है और रिसोर्सेज का एलोकेशन, ताकि स्कार्स रिसोर्स जो है, जो दुर्लभ या सीमित संसाधन है, उनका एलोकेशन, आवंटन अच्छे से हो सके, और फिर उनका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन अच्छे से हो सके। मतलब कि उनका उत्पादन हो सके, उनका वितरण हो सके, और उनका उपभोग अच्छे से हो सके। तो बेसिकली एक ह्यूमन का नेचर, बिहेवियर को स्टडी करता था। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, वरिष्ठ या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात करेंगे, तो हम एक इंडिविजुअल या छोटी इकाई पे बात करने वाले हैं। उन पक्षों को देखने वाले हैं, उन छोटे पक्षों को देखने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को बिल्ड करते हैं। जैसे देखो, जब हम बोले कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं, तो हम बोलते हैं ये अर्थशास्त्र की वो शाखा है जो अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत एजेंटों के व्यवहार को, व्यक्तिगत, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करने वाले हैं। जैसे इंडिविजुअल पर्सन की बात कर ले, एक इंडिविजुअल फर्म की बात कर ले, एक इंडिविजुअल यूनिट की बात कर ले। तो उन छोटे स्तरों पे जब आप मानव व्यवहार का अध्ययन करते हो, अध्ययन कर क्यों रहे हो? क्योंकि आपको रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, क्योंकि आपको संसाधन, जो आपके सीमित संसाधन, उनका आवंटन करना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वो शाखा है जो इंडिविजुअल फर्म पे, इंडिविजुअल इंडस्ट्री पे, इन सब चीजों पे उनका जो आर्थिक व्यवहार है उसका अध्ययन करता है। अध्ययन क्यों करना है? क्योंकि हमको रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है। रिसोर्सेज का एलोकेशन क्यों करना है? क्योंकि हमको चॉइसेस बनाना है। क्योंकि भाई मैंने बता रखा है ना कि डिजायर एंड वांट्स लिमिटेड है, डिजायर एंड वांट्स अनलिमिटेड, मैंने बता रखा था। अच्छा एक और चीज देखो, डिजायर और वांट्स में भी डिफरेंस है। डिजायर और वांट्स, ये जो दो शब्द है ना, इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मैं इन शब्दों की चर्चा उस दिन करी थी, मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ। देखो डिजायर तो भाई कुछ भी हो सकता है, इच्छाएं तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब भाई मेरी इच्छा है कि मैं एक फरारी खरीद लूं, लैम्बोर्गिनी ले लूं, ठीक है, पोर्शे खरीद लूं, ठीक है, एक प्राइवेट जेट खरीद लूं। तो भाई इच्छा तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपकी इच्छा में जब आपकी कैपेबिलिटी को जोड़ दी जाती है, आपकी कैपेबिलिटी को जोड़ दी जाती है, इसमें जब आपकी क्षमता को जोड़ दी जाती है, तो वो बन जाता है वांट। क्या बन जाता है? वांट्स। तो डिजायर प्लस कैपेबिलिटी। भाई इच्छा आप कुछ भी रख सकते हो, हम फरारी खरीदने के इच्छुक हैं भाई, मेरी इच्छा है, लेकिन मेरी औकात है क्या? तो लिटरली जब आपके डिजायर में कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता को जोड़ दी जाती है, कैपेसिटी को जोड़ दी जाती है, तो क्या बनता है? तो वांट्स बनता है, ठीक है। ये तो एक बात रही। तो हम बात कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की वो शाखा है जो अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत एजेंटों के व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। तो भाई व्यक्तिगत एजेंट क्या क्या हुआ? जैसे आप कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, हम कंज्यूमर, आप कंज्यूमर हो। एक इंडिविजुअल फॉर्म की बात कर ले, एक छोटी सी इंडस्ट्री इकाई की बात कर ले, फैमिली की बात कर ले। तो बेसिकली हम एक छोटे लेवल पे उन पक्षों का अध्ययन कर रहे हैं जिससे हमारा इकोनॉमी बनता है। भाई हम हैं, हमारे जैसे बहुत सारे कंज्यूमर मिला के 130 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो इनका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, यही तो कहीं ना कहीं हमारे देश की इकोनॉमी को बना रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब छोटे स्तर पे इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, क्यों? ताकि ह्यूमन का बिहेवियर, व्यवहार को समझ सके। वो क्यों करना है? क्योंकि रिसोर्सेज का एलोकेशन करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि सीमित संसाधन है, ठीक है, स्कार्स रिसोर्स है। और करके मिलता क्या है हमको? तो हम चॉइसेस बनाते हैं, ठीक है, हम चॉइसेस बनाते हैं। जैसे आप एग्जांपल लो, अच्छा लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। और
ये बोला कि इट असर्टेन हाउ द लिमिटेड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड among various individual to satisfy their wants। वही बात जो मैंने अभी करी थी। आप देखो इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लो एक इंडिविजुअल है, तो मैंने बोला कि इस मानव व्यवहार की उन सारी आर्थिक क्रियाओं का अगर हम अध्ययन करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, या बोलो तो एक घर पे, या बोलो एक छोटी सी इंडस्ट्री या फर्म पे, तो जब हम एक छोटे स्तर पे चीजों का अध्ययन करते हैं, उनकी सारी आर्थिक क्रियाएं को देखते हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में। जैसे देखो, अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, मान लो मेरी जो इनकम है ना वो 60,000 है, तो मैं 60,000 मेरा दिल किया कि भाई चलो क्या कहते हैं, एक ट्रिप लगा लेते हैं, गोवा घूम के आते हैं। तो मैंने 10,000 रुपये ट्रिप पे खर्चा कर दिया। 10,000 रुपये मैंने घर के लिए, घर के किचन हाउस होल्ड थिंग के लिए रख लिया। 10,000 रुपये की मैंने सेविंग कर दी बैंक में। 10,000 रुपये की मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो भाई देखो, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता जा रहा है ना, इसी इसी के व्यवहार को अध्ययन करने के लिए, इसी के व्यवहार को जो अध्ययन करते हो, तो कहां अध्ययन करोगे? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अध्ययन करोगे। जैसे मैं एक इंडस्ट्री की बात, जैसे घर की बात कर लो, तो घर में आप जो सेविंग करते हो, आप जो खर्च करते हो, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, घर में जो आपका सप्लाई डिमांड जो पूर्ति होता है, ठीक है, तो इन सब चीजों को जब आप देखोगे तो उसको माइक्रो लेवल पे देखते हो। जैसे अगर हम इंडस्ट्री पे देखें, तो एक छोटी सी यूनिट पे, फॉर्म पे, मान लो एक सिंगल कंपनी है, सिंगल कंपनी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे फिट होगा? तो भाई जब एक आपकी सिंगल कंपनी है, तो आप देखते हो कि हमारे स्टाफ कितने हैं, हमको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हमने किस मार्केट को फोकस कर रखा है, सप्लाई हमारी किस चीज की है, सबका इनकम क्या होगा, क्या टैक्स ये कंपनी भर रही है, क्या बजट ये कंपनी अपने कंपनी के अंदर बना रही है, इसका टर्नओवर क्या है। तो जब हम इस पूरी कंपनी की बात करते हैं, इस सिंगल कंपनी की, तो माइक्रो के अंदर बात होगा, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमी अर्थशास्त्र की वो शाखा है जो इंडिविजुअल लेवल पे बात करती है, ठीक है। और सबका रीजन फिर वही जोड़ देना आपको, भाई इंडिविजुअल लेवल पे बात करती है, क्यों? क्योंकि उसको उसका बिहेवियर, उसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक क्रियाएं हैं, उनको देखना है। वो क्यों देखना है? क्योंकि भाई संसाधन सीमित है और इच्छाएं असीमित है, तो भाई चॉइसेस बनाना है। तो अल्टीमेटली आप इकोनॉमिक्स में चॉइसेस ही बनाते हो, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल यूनिट पे उन छोटे पक्षों में बात करते हो जो एक्चुअली इकोनॉमी को बिल्ड करते हैं। भाई इन्हीं सबको जोड़ के तो इकोनॉमी बनेगा। तो वो हो गई माइक्रो। अब जब हम मैक्रो का कॉन्सेप्ट लाते हैं, ठीक है, जैसे अभी देखो, अच्छा ठीक है, अभी माइक्रो पे ही रहते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने और लिख रखा, फिर हम मैक्रो पे जाएंगे। अब देखो माइक्रो क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग फ्यू क्वेश्चन। जैसे जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हो, तो ये कुछ प्रश्नों का उत्तर देने में आपकी मदद करता है। वो प्रश्न क्या क्या निकलते हैं, जैसे देखो कि हाउ इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड स्पेंड देयर इनकम, कैसे व्यक्ति या परिवार अपनी आय को खर्च करता है। तो मैंने बोला ना कि आपको सारी सारी की सारी आर्थिक जो है, आर्थिक व्यवहार का आप अध्ययन कर रहे हो माइक्रो के अंदर। तो भाई आप एक फैमिली इंडिविजुअल का अध्ययन कर रहे हो, तो भाई उसने क्या, इंडिविजुअल ने क्या अपनी आय, जो उसकी आय थी, उसको कैसे खर्च करा है, कैसे सेविंग करा है, क्या इन्वेस्टमेंट करा है, तो इन प्रश्नों का उत्तर देता है। अब मान लो ऐसा भी तो हो सकता है ना, बहुत लोग सेविंग करते हैं क्योंकि भविष्य में आने वाला मान लो कुछ हो गया, जैसे कोरोना का पीरियड आ गया, या मान लो रिसेशन आ गया, स्लो डाउन आ गया, तो उसमें क्या होगा कि भाई आपको कोई अगर कंटीजेंसी आती है, कोई आकस्मिक सिचुएशन आता है, तो आपको कुछ सेव भी करना होगा। तो वही लिख रखा है कि व्हाट अमाउंट टू सेव फॉर फ्यूचर कंटीजेंसी, कि अगर आकस्मिक स्थिति भविष्य में आती है तो आप उसके लिए क्या पैसे सेव कर रहे हो। और थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कि व्हाट प्रोडक्ट्स एंड हाउ मेनी प्रोडक्ट्स द फर्म शुड मैन्युफैक्चर टू सेल। तो देखो व्यक्तिगत या परिवार का स्तर पे देखे तो उसका इनकम क्या है, उसने सेविंग क्या करी है, उसने खर्च क्या करा है, उसने टैक्स कितना दिया है, और उसका इन्वेस्टमेंट क्या है, वो सब देख लेता है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी ये भी तो देखेगी ना, मान लो मेरी एक छोटी सी कंपनी है, मैंने एक चॉकलेट की कंपनी खोल रखी है, तो मैं कितना चॉकलेट प्रोड्यूस करूं, डिमांड कितना का है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल है कि नहीं। तो जब इन सब चीजों की बात करेंगे तो कंपनी पे ध्यान देते हैं। तो ये कुछ प्रश्न है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि भाई इकोनॉमी को स्टडी करते हो तो सारा के सारा आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हो, लेकिन वो इंडिविजुअल या छोटे लेवल पे बात करते हो, ठीक है। अब हम आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो मैक्रो एक बड़ा शब्द है, ये भी एक ग्रीक शब्द से निकला है, मैक्रो बड़ा, माइक्रो छोटा। तो सिंपल सा बात है, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो समिष्ट अर्थशास्त्र में आप किस चीज का अध्ययन करते हो? तो समिष्ट अर्थशास्त्र में या व्यापक अर्थशास्त्र में आप इकोनॉमी को एज ए होल ग्लोबल इकोनॉमी का स्टडी करते हो, बड़े स्तर पे करते हो। अभी मैंने कहा कि एक छोटे स्तर पे इकोनॉमी की स्टडी करी तो उसको मैंने माइक्रो इकोनॉमी बोल दिया। जब हम बड़े स्तर पे करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमी। एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको समझना है इस पे। जैसे मान लो ये रहा हमारा पूरा देश, ठीक है, ये हमारा पूरा देश है। मान लो आपका एक ये मान लो ये बागान है, ये ठीक है, ये मान लेते हैं ये आपका ऑरेंज का, ये आपका ऑरेंज का एक गार्डन है। मान लो ये क्या है, गार्डन है, इसमें बहुत सारे ऑरेंज के पेड़ लगे हुए हैं,
ये बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं या बोलूं आपको कि भाई बताओ कि ये अगर आपका ऑरेंज का गार्डन है, संतरे का आपका ये बगीचा है, और अब मैं आपसे बोलूं कि भाई एक ये जो ऑरेंज है ना, एक ऑरेंज का पेड़ जो है, एक सिंगल ट्री का प्रोडक्शन कितना है, कितना ऑरेंज देता है जो सही निकलता है, सेल कितना है। तो जब हम एक ऑरेंज पेड़ की बात करेंगे, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम माइक्रो की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम पूरे गार्डन की स्टडी करेंगे कि पूरे गार्डन से नेट प्रोडक्शन कितना निकला, नेट प्रोडक्शन कितना निकला, सेल कितना है, ठीक है, तो जब हम पूरे के पूरे गार्डन की बात करेंगे, मतलब हम माइक्रो माइक्रो नहीं मैक्रो की बात करेंगे, तो जब हम पूरे गार्डन को ऐसे होल लेते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्रो की बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जब हम पूरे देश की इकोनॉमी की बात करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हम मैक्रो स्तर पर जाके बात करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमी अर्थशास्त्र की वो शाखा है जो व्यापक स्तर पर बड़े बड़े मुद्दों को देखती है। जैसे आप देखो, सरकार जो है बजट बनाती है, तो बजट बनाती है तो किसी एक इंसान के लिए नहीं बनाती है ना, एक स्टेट का बजट होता है, एक सेंटर का बजट होता है, तो भाई बजट बनता है तो सभी के लिए बनता है। अगर जैसे हम डिसाइड करते हैं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, टैक्सेस, बजट, ये सब जो बड़ी बातें आप करते हो तो उसको किसके अंदर करते हो, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में करते हो। तो यही मैंने यहां लिख रखा है, आप ये फोटो में देख सकते हो कि देखो, जब हम नेशनल इनकम, जब हम जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हम बोले कि भाई हमारे पूरे कंट्री का इनकम कितना है, आय कितना है, सेल कितना है, टोटल सप्लाई कितनी है, ठीक है, टैक्स कितना है, बजट कितना है, तो जो हम इस तरह के मुद्दों की बात करते हैं, ठीक है, जो बड़ी इकाइयां हैं, जब हम पूरे एक इंडस्ट्री की बात करते हैं, जैसे देखो इंडस्ट्री ऑफ फर्म, फर्म में डिफरेंस क्या हो गया, मान लो एक आपका एक गाड़ी का आपका फर्म है, एक छोटी सी कंपनी, लेकिन जब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो इंडस्ट्री में सारे के सारे फर्म्स जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, चाहे मारुति हो गया, चाहे टाटा हो गया, चाहे आपका महिंद्रा हो गया, चाहे जितनी भी कंपनी सब आ जाएगी। तो जब हम एक कोई डिसीजन लेंगे ना, तो मैक्रो लेवल पे हम एक बड़ा डिसीजन लेते हैं, व्यापक डिसीजन लेते हैं, जो उन सारी इंडस्ट्रीज को कंसर्न्ड है, उनसे जुड़ी हुई है। तो वैसे ही जब हम पूरे देश की इकोनॉमी को एज होल पढ़ेंगे तो उसको हम मैक्रो के अंदर पढ़ेंगे, और जब हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे किसके अंदर, माइक्रो के अंदर पढ़ेंगे। तो जैसे देखो, इसमें बेसिकली क्या करता है, यहाँ गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, यहाँ गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। भाई बजट तो गवर्नमेंट बनाएगी ना, क्योंकि उसको सब पूरी कंट्री के बारे में देखना है, तो यहाँ गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, यहाँ इंडिविजुअल डिसीजन होता है, ठीक है। तो जैसे आप नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, टोटल कंपनी का बजट, टैक्स, इन सब की जब बातें आप करने लगते हो तो आप मैक्रो स्तर पे चले जाते हो। तो मैक्रो स्तर पे स्टडी जब आप करोगे तो इकोनॉमी एज ए होल करोगे, अब माइक्रो पे करोगे तो एक इंडिविजुअल यूनिट या इंडिविजुअल इकाई की बात करते हो। अब देखना माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस देखो, और डिफरेंस से पहले पहले हम इस पॉइंट को खत्म कर लेते हैं। तो मैंने यही बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि एंटायर इकोनॉमिक फेनोमेना, ठीक है, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एंटायर इकोनॉमिक फेनोमेना की बात करते हैं, पूरे इकोनॉमिक, पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, देश का नेशनल, अगर हम चाहे तो हम ग्लोबली भी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का फेनोमेना हम किसके अंदर, सेमेस्टर शास्त्र के अंदर करते हैं। और यहां मैंने दूसरा पॉइंट लिख रखा है कि बेसिकली इट फोकस ऑन द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स। देखो, जब आप माइक्रो पढ़ोगे ना, तो आप सिर्फ डिमांड या सप्लाई की बात करोगे या इंडिविजुअल वेरिएबल की बात करते हो, जो व्यक्तिगत चर होता है उसकी बात करते हो। लेकिन जब आप मैक्रो के अंदर चले जाओगे ना, तो आप एग्रीगेट की बात करोगे। जैसे मान लो एक आदमी एक फ्रूट मार्केट में गया, या मान लो ड्राई फ्रूट मार्केट में गया, उसे काजू खरीदना था, तो 1 केजी खरीदना था, तो उसके लिए प्राइस अलग होगा। लेकिन अगर हम पूरे एक स्टेट को देख लिया, झारखंड को देख लिया, और बोले कि भाई यहाँ काजू का टोटल सेल कितना है, तो हम एग्रीगेट की बात करेंगे। तो भाई दोनों के प्राइसिंग में डिफरेंस पड़ेगा ना, आप 1 केजी खरीदने जा रहे हो और एक पूरा का पूरा मान लो 1000 टन खरीदने जा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस पड़ेगा। तो मैक्रो के अंदर आप जब पूरी की बात करते हो तो आप एग्रीगेट ले आते हो, कुल कुल की बात करते हो, जैसे कुल इनकम की बात होगी, कुल सप्लाई की बात होगी, टोटल एग्रीगेट डिमांड की बात होगी, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई की बात होगी, तो कुल आपूर्ति की बात होगी, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, हम एग्रीगेट वेरिएबल से डील करते हैं। आगे मैंने दोनों को माइक्रो मैक्रो को अलग से डिफरेंशिएट कर रखा है, बस मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं जो आप समझ लो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आपको वैसे टर्म देखने को मिलेंगे जैसे रीजनल, नेशनल। अब रीजनल रीजनल कैसे मिलेगा, जैसे मान लो इंडिया है तो नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट जोन है, साउदर्न जोन है, ईस्टर्न जोन है। तो जब आप एक जोन पे एक बड़े स्तर पे बात कर रहे हो, तो इट इंक्लूड्स रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल इकोनॉमीज एंड कवर्स द मेजर एरिया ऑफ इकोनॉमी लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। तो जब आप मैक्रो स्तर पे बात करते हो, मैक्रो लेवल पे, तो उसमें आप देखते हो कि भाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, पॉवर्टी कितनी है। व्यापक स्तर पे हम बात करें तो पूरे देश में अगर हम देखें पर कैपिटा इनकम कितना है, तो ये सारे के सारे चीज आ जाएंगे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। अब देखो,
ये किन चीजों को डिटरमाइन करने में मदद करती है, आखिर ये भी कुछ प्रश्नों के उत्तर देती होगी ना, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, इट हेल्प्स इन डिटरमाइन फ्यू क्वेश्चन, जैसे इट असर्टेन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री, ठीक है, इन द कंट्री, इन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी छूट गया है। तो ये देखो बेसिकली क्या कहती है कि ये अर्थव्यवस्था में टोटल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे हम पूरी कंट्री को अगर देखें तो पूरी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी है इस गतिविधि का पता लगाता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि व्हाट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन डिसाइड करता है भाई कि भाई हमारे देश में ये मैक्रो जब आप पढ़ते हो ना, तो उससे आप जान पाते हो कि भाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति या महंगाई जिसे आप बोलते हो वो कितनी है, बेरोजगारी की दर कितनी है। तो इन सब बड़े मुद्दों पे ये जो है आपकी मदद करती है। इसके अलावा व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन कंट्री, की एक देश में लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, वो कितना है, उनका स्तर क्या है, जीवन स्तर कैसा है। देखो एक शब्द आपको मिलेगा हिंदी में समृद्धि, ठीक है, एक मिलेगी वृद्धि। तो जब आपका इकोनॉमिक आर्थिक जो ग्रोथ है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ में जो वृद्धि आपको देखने को मिलती है उसको समृद्धि आप बोलते हो, ठीक है। तो अब देखना कि मैक्रो माइक्रो का पिक्चर क्लियर होगा। माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पे छोटी इकाई को जब आप स्टडी करते हो, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज को लोकेट करना है, क्यों करना है, क्योंकि अनलिमिटेड डिजायर वांट्स है, ताकि आप चॉइसेस बना सको, ठीक है, या उनके आर्थिक व्यवहार को जो अध्ययन करते हो इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो चला जाएगा माइक्रो के अंदर। जब इकोनॉमी को एज ए होल आप देखते हो, जहां जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इनकम, आय, व्हाट इज द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, टैक्स, बजट, पूरी कंट्री की बात करते हो, तो वो चलाता है मैक्रो के अंदर। अब देखना मैक्रो माइक्रो को क्या क्या बोलते हैं, थोड़ा समझना, इस चीज को समझना। देखो माइक्रो इकोनॉमिक को बोलते हैं हम बॉटम डाउन अप्रोच, क्या बोलते हैं, सॉरी, बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, और मैक्रो को बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। क्यों ऐसा बोलते हैं, देखो मैंने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या स्टडी करते हो, तो भाई एक छोटी सी कंपनी की स्टडी की है। अभी ऐसी ऐसी बहुत सारी कंपनीज इंडिया में होंगी, उन सबको मिलकर एक इंडस्ट्री बन जाएगा। अब जब इंडस्ट्रीज को मिलाएंगे तो सेक्टर्स बनते हैं, ठीक है, और फिर इससे गवर्नमेंट और मार्केट जो है इकोनॉमी को रेगुलेट करती है। तो बॉटम अप्रोच इसलिए है कि जब आप माइक्रो स्तर पे करते हो तो ये वो इकाइयां हैं जिससे आपकी इकोनॉमी बनती है, तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, तभी तो आप इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी को जान पाओगे, अर्थव्यवस्था में आर्थिक जो आपका व्यवहार है, आर्थिक क्रिया, उसको समझ पाओगे। तो हम यहाँ नीचे से ऊपर जाते हैं, इसलिए इसको बॉटम अप्रोच बोलते हैं। लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो वाइस्ट समिष्ट अर्थशास्त्र है या व्यापक अर्थशास्त्र है, वो टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता है। देखो आपने यहाँ पे बड़े ही मार्केट पे पहले ही इकोनॉमी को, पूरे इकोनॉमी को डील कर लिया है, क्योंकि आप व्यापक स्तर पर बात कर रहे हो भाई। तो जब आप पूरी इकोनॉमी की बात करते हो, जैसे इंडिया एज ए ग्लोबल इकोनॉमी की आप बात करते हो, इंडिया की जब आप अर्थव्यवस्था की बात करते हो भारत की, तो उसी के अंदर तो सेक्टर्स आएंगे, उसी के अंदर तो इंडस्ट्रीज आएंगे, उसी के अंदर तो छोटी छोटी कंपनियां होगी जो इंडिविजुअल यूनिट्स होगी। तो माइक्रो नीचे से ऊपर की ओर जाता है इकोनॉमी में आर्थिक व्यवहार को अध्ययन करने के लिए, तो उसको बॉटम अप्रोच बोलते हैं। और मैक्रो जो है ना, वो उसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं, क्योंकि वो एज ए होल पूरी इकोनॉमी की बात करता है, ठीक है। अब देखो माइक्रो मैक्रो में कुछ कुछ चीज है, इसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे और आपको फिर बताते भी हैं, ठीक है। इसको भी रहने दो। आई होप आपको माइक्रो मैक्रो का अति समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। अगर मैं क्लासरूम में माइक्रो मैक्रो को लगाने की कोशिश करूं, अगर हम क्लासरूम में, जैसे ये क्लास चल रही है और इसमें मैं अगर माइक्रो मैक्रो की लगाने की लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे। जैसे मान लो क्लासरूम मेरी पूरी एक इकोनॉमी है, क्लासरूम जो है मेरी पूरी एक इकोनॉमी है, और अगर हम क्लासरूम में किसी एक बच्चे पे ध्यान देते हैं, तो उस बच्चे ने क्या करा है, ठीक है, उसने, अगर हम उसकी एक छोटे बच्चे की एक्टिविटी को मॉनिटर करें कि भाई ये कितना खर्च करता है, ठीक है, या ये कितना सेव करता है। अगर आप क्लासरूम के टर्म में देखो तो इसने कितनी पढ़ाई करी, कितना इसने छोड़ा है, कितना इसने लिखा है। तो जब हम एक छोटे बच्चे पे फोकस करेंगे ना, उसके प्रॉब्लम्स को समझेंगे, उसकी पूरी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझेंगे, वो हो जाएगा माइक्रो कॉन्सेप्ट। लेकिन जब मैं पूरे क्लास के लिए एक डिसीजन बना दूंगा, जैसे मैं बना दूंगा कि भाई 2 बजे लंच होगी, ठीक है, या पूरे क्लास को मिलकर 1 महीने में इतना खर्च करना है, तो ये हो जाएगी मैक्रो इकोनॉमी की बात। तो जब आप पूरे क्लास की बात करते हो तो मैक्रो की बात करते हो, और एक छोटे स्टूडेंट के पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की बात करते हो तो आप माइक्रो की बात करते हो। तो ऐसे लगता है, ठीक है। देश में बजट, टैक्सेस, इन्फ्लेशन, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, टोटल इनकम क्या है, टर्नओवर क्या है, ये सारे टर्म्स आ जाएंगे आपके किसमें, मैक्रो में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये बताया था, एक सिंगल ऑरेंज, एक ट्री और पूरे गार्डन मैक्रो है, और एक छोटा सा एक पेड़ को अगर लेते हैं तो वो माइक्रो देगा, ठीक है। देखो इतना ही था, इसी को मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं। बेसिकली माइक्रो मैक्रो कॉन्सेप्ट इतना ही है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे अगर आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हो तो माइक्रो है, और अगर बड़े स्तर पे करते हो, ठीक है, तो वो आपका मैक्रो है।
अब इसी को हम डिफरेंस में थोड़ा देख लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, वैश्विक अर्थशास्त्र वर्सेस समष्टि अर्थशास्त्र, या सूक्ष्म या व्यापक ही बोल लो। अर्थ के आधार पे मैंने बता ही दिया। मैंने माइक्रो में क्या लिखा है कि द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर फ्रॉम फैमिली नोन एज माइक्रो। जब हम इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तर पे बात करते हैं तो माइक्रो की बात करेंगे, लेकिन जब हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं एज ए होल इकोनॉमी, पूरे पूरे इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम उसको बोलेंगे हम मैक्रो पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये किन किन चीजों से डील करता है। तो देखो भाई माइक्रो है तो इंडिविजुअल इकोनॉमी वेरिएबल्स पे डील करेगा, एक व्यक्तिगत स्तर पे जो चर होंगे उन सब की बातें करेगा। और मैंने बोला था कि भाई माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पे और वेरिएबल पे बात करता है, और मैक्रो जो है एग्रीगेट की बात करेगा, कुल की बात करेगा, क्योंकि यहाँ पूरे इकोनॉमी की बात हो रही है। तो ये एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स को देखता है। जैसे इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल कहने का मतलब आपका डिमांड कितना है, आपका सप्लाई कितना है, बेसिकली प्राइस क्या है, तो इन सब चीजों को देखने की कोशिश करेगा। और ये जो है ना ये नेट डिमांड देखेगा पूरे कंट्री में। जैसे मान लो अगर हम एक व्यक्ति की बात करें तो मेरी डिमांड कितनी है, मान लो मैं 1 kg राइस खपत करता हूँ पूरे महीने में, 2 kg आटा करता हूँ, तो भाई मेरा डिमांड इतना था, ठीक है, मुझको 4 कपड़े लगते हैं, तो ये मेरा डिमांड था। लेकिन जब हम ग्लोबल मैक्रो में आएंगे तो पूरे कंट्री में नेट राइस का खपत कितना है, एफएमसीजी मार्केट में कितना टोटल प्रोडक्शन हमको देना है, क्लोथ मार्केट का कितना है। तो जब हम एग्रीगेट बात करेंगे तो मैक्रो में बात करेंगे, जब इंडिविजुअल बात करेंगे तो हम माइक्रो में बात करेंगे। अब बिजनेस एप्लीकेशन देखो, ये लिखा है कि इट अप्लाइड टू ऑपरेशनल एंड इंटरनल इशू, और मैक्रो में लिखा है कि इन्वायरमेंटल एंड एक्सटर्नल इशू। अब ध्यान देना, इस बात को समझना। मान लो मेरी कंपनी है, मान लो मेरा घर है, मेरे घर का जब हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, तो हम घर में देखेंगे कि घर में मेरा इनकम क्या है, सेविंग क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, इन्वेस्टमेंट हम क्या करते हैं। तो हम ऑपरेशनल या इंटरनल इंटरनल इशू को देख सकते हैं। जैसे मान लो एक छोटी सी कंपनी है हमारी, हमको कुछ प्रोड्यूस करना है, तो हम देखेंगे कि सप्लाई किस चीज की है, प्रोडक्शन तो उसी के हिसाब से करेंगे, तो इंटरनली उस चीज को हम डील कर सकते हैं। लेकिन मैक्रो आप जब पूरी इकोनॉमी की बात करते हो तो आप ग्लोबली बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हो, बाहर जो बाहरी फैक्टर्स हैं जो आपको इकोनॉमी को हैम्पर कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरा दिल किया ना भाई कि हम मिडिल ईस्ट में जाके एक कंपनी खोल दे, मिडिल ईस्ट में जाके हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक कंपनी खोल दे, कुछ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करते हैं। अब आप सीरिया चले गए, सीरिया में क्या चल रहा है भाई, सिविल वार छिड़ा हुआ है, वो कंट्री की स्थिति बुरी है, तो आप वहां जाओगे तो आपका बिजनेस को तो लॉस होगा ही होगा, क्योंकि वहां सिविल वार की स्थिति है। तो आप जब एक्सटर्नल फैक्टर को देखते हो, बाहरी जो भी फैक्टर्स है जो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी को, आर्थिक व्यवहार को जो इंपैक्ट कर सकते हैं, उन सबको आप मैक्रो में देखते हो। किस में देखते हो, समष्टि अर्थशास्त्र में देखते हो। लेकिन जब आप इंटरनल इशू, ऑपरेशनल इश्यूज को देखते हो तो उसको आप माइक्रो के अंदर देखते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं टूल्स। तो देखो टूल्स क्या है, माइक्रो में क्या है कि भाई डिमांड सप्लाई जो है इसका टूल्स है। मतलब ये किस चीज से काम करता है कि भाई हम, मेरी जो सप्लाई होगी, मेरा इंडिविजुअल, मैंने बोला कि इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे हैं ना, तो भाई मेरा, हम देखेंगे मेरी मान लो छोटी सी एक इंडस्ट्री है, एक छोटा सा मेरा एक फॉर्म है, कि सप्लाई कितना, हम प्रोडक्ट उसी का हम बनाएंगे, जिसकी सप्लाई होगी उसी का हम डिमांड कर देंगे, सॉरी मेरी जिसकी डिमांड होगी उसी को हम सप्लाई कर देंगे। तो यहाँ तुम्हारा डिमांड सप्लाई जो होता है इसका टूल है। लेकिन जब हम मैक्रो लेवल पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि टोटल एग्रीगेट डिमांड कितना है, भाई एग्रीगेट डिमांड कितना है उसी के हिसाब से हम एग्रीगेट सप्लाई करेंगे। अब पूरा इंडिया में मान लो, पूरा इंडिया में कोई भी एक प्रोडक्ट, मान लो टोटल कार, कितने कार की खपत है, तो मेरा एग्रीगेट जो डिमांड होगा उसी के हिसाब से हम एग्रीगेट जो है सप्लाई करेंगे। अगर मान लो टोटल इंडिया में हर साल 10,000 गाड़ियां चाहिए तो हम एग्रीगेट 10,000 चीज बनाएंगे। तो मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की बात होगी, यहाँ आपका डिमांड और सप्लाई की बात होगी माइक्रो में। तो ये रहा माइक्रो का और ये रहा मैक्रो का। ठीक है, अब एजम्पशन देखो, माइक्रो में, माइक्रो जब इकोनॉमी को आप पढ़ते हो ना, जब आप सूक्ष्म या फिर वैश्विक अर्थशास्त्र को पढ़ते हो तो आप ऐसा मानते हो कि जब आप माइक्रो को पढ़ोगे तो आप मानोगे कि मैक्रो के जो वेरिएबल्स हैं वो सारे कांस्टेंट हैं। मतलब मैक्रो लेवल के जो समष्टि अर्थशास्त्र के जितने भी चर हैं, देखो वेरिएबल्स किसको बोलते हो, जो वैरी करते हैं। ये तो आपको समझ में आता होगा ना, वेरिएबल्स क्या है, जो भाई वैरी करते हैं। जैसे आपका डिमांड वैरी करता है, सप्लाई वैरी, ऐसा थोड़ी ना है कि हम हर साल मेरे को 10 का डिमांड आएगा 10 ही का रहेगा, नहीं रहेगा। तो पहले तो समझ लो, जो लोग वेरिएबल्स या चर नहीं समझते हो, ठीक है, वो किसको बोलते हैं, जो चीज वैरी करता है। जो एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल। वैसे भी आप कंपनी पढ़ते हो, मान लो कभी कंपनी में आपने देखा होगा ना कि अगर आप कंपनी लगाते हो तो एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो ये रहा आपका फिक्स्ड कॉस्ट, ये रहा वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी आपकी मशीनरी उशीनरी लगने में, लैंड उनका कॉस्ट वो फिक्स, वो एक बार लग गया। लेकिन मशीन को जब आप चलाते हो, कुछ प्रोडक्शन करते हो, तो क्या होता है कि धीरे 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 उसमें खर्च भी बढ़ता जाता है। तो वेरिएबल हो सकता है मशीन अच्छी चली
तो कम खर्च गिरा, हो सकता है मशीन खराब होते रही तो ज्यादा हो गया, तो ये रहा आपका वेरिएबल, ये रहा आपका फिक्स्ड। तो उसी तरह से इकोनॉमी में भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं। तो जब आप मैक्रो में बात करते हो तो हमेशा एग्रीगेट वेरिएबल्स की बात करते हो, और जब आप माइक्रो में बात करोगे तो भाई आप छोटे वेरिएबल, इंडिविजुअल वेरिएबल्स की बात करते हो। तो यहां बोल रहा है कि जब आप माइक्रो का अध्ययन करो, जब भी आप, समझना ध्यान से, जब भी आप वरिष्ठ अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के का अध्ययन करते हो, तो आप मान के चलते हो कि जो मैक्रो वाला है, जो समष्ट अर्थशास्त्र के जितने भी वेरिएबल्स है वो सब कांस्टेंट है, ऐसा आप मानते हो। यही उल्टा अगर हम मैक्रो का अध्ययन करेंगे, अगर हम समष्ट अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, तो हम ये मानते हैं कि माइक्रो लेवल पे जो भी वेरिएबल्स होंगे ना, वो सारे कांस्टेंट है। मतलब देखो, इसको एग्जांपल के तौर पे समझो, मान लो हम देश का बजट बना रहे हैं, तो हम किसी एक इंसान के बजट पे ध्यान नहीं देंगे। मान लो देश का बजट बन रहा है, और मान लो मेरा बजट जो है ना, मान लो 20 लाख है, 10 लाख, कुछ भी है, मेरा साल का जो भी है, मतलब मेरा बजट करने का तो मैं जो खर्च वर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब देश की इकोनॉमी बनेगी, तो मेरा जो इंडिविजुअल वेरिएबल होंगे, हम माइक्रो लेवल पे, हम तो माइक्रो लेवल पे आ गए, तो मेरे चीजों को केयर नहीं किया जाएगा, माना जाएगा कि भाई कांस्टेंट है, ठीक है। और जब मैं अपना बजट डिसाइड करूंगा, मान लो इंडिविजुअल लेवल पे, तो हम देश को कांस्टेंट मान लेंगे कि भाई देश का कुछ ही बने, मेरा ये है, उससे हमको मतलब नहीं है, वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है मेरे लिए। तो ऐसा एजम्पशन दोनों में माना जाता है। जब आप समिष्ट अर्थशास्त्र पढ़ते हो या वरिष्ठ अर्थशास्त्र पढ़ते हो, अगर आप वरिष्ठ पढ़ रहे हो तो समिष्ट को आप कांस्टेंट मानोगे, और जब आप समिष्ट पढ़ रहे हो तो आप वरिष्ठ को कांस्टेंट मानोगे, मतलब कांस्टेंट मतलब स्थिर मानोगे, ठीक है। अब हम आते हैं कंसर्न विथ। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको समझना। आखिर माइक्रो लेवल का स्टडी करते हैं तो हमको उसमें जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो किस चीज पे मिलता है? देखो दो चीज पे मिलता है। जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हो, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को, तो उसमें आप जान पाते हो कि भाई रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है वो कैसे करना है, और प्राइस क्या होगा, क्योंकि प्राइस इंडिविजुअल लेवल पर डिसाइड होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पर डिसाइड होता है, कहने का मतलब कि जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हो तो दो चीज आपको जो सबसे ज्यादा फायदा निकल के आता है, वो एक तो निकल के आता है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन, रिसोर्सेज एलोकेशन जो स्कार्स, रिसोर्सेज कहने का मतलब स्कार्स, हमेशा ध्यान रखना, रिसोर्स कहने का मतलब रिसोर्स स्कार्स ही होंगे भाई। अगर रिसोर्स स्कार्स नहीं होंगे, अगर संसाधन सीमित नहीं होंगे, तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ही नहीं। तो हम देखेंगे हमेशा कि रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसा होगा। तो माइक्रो से एक तो ये फायदा मिलता है, दूसरा कि प्राइसिंग, हम प्राइसिंग को डिसाइड करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। तो यही लिखा हुआ है कि इट कंसर्न विद थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग मतलब उत्पादक के कारक, उत्पादक के कारक की आप बात करो, फैक्टर, जैसे उत्पादक के कारक कौन कौन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, वहां आपको हम बताएंगे। और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक किससे डील करता है कि उत्पादक मूल्य का निर्धारण के सिद्धांत पे, इस चीज से डील करता है, कारक मूल्य निर्धारण के सिद्धांत पे से डील करता है, और आर्थिक कल्याण का सिद्धांत पर डील करता है। देखो आगे हम ये भी पढ़ने वाले कि व्हाट आर द थ्री एजेंट्स ऑफ इकोनॉमी। हम वहां पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, ये तीन एजेंट्स होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का काम क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर देखना, प्रोड्यूसर का काम क्या है, मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को, और इंडिविजुअल का काम क्या है कि मैक्सिमम यूटिलिटी लेना, ज्यादा उपभोक्ता ज्यादा चीजों को उपभोग करना। तो हम वहां पढ़ेंगे तो आपको हम बताने वाले हैं कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का काम क्या है कि इकोनॉमिक वेलफेयर देखे कि कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंच पाए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक जब आप पढ़ते हो तो थ्योरी ऑफ प्राइसिंग, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा उसके सिद्धांत पे ये जुड़ी हुई है। फैक्टर प्राइसिंग पे क्या क्या चीजें उस प्रोडक्शन में, मान लो जैसे आउटपुट आप कुछ निकालो तो इनपुट दोगे ना, तो जो इनपुट है और जो आउटपुट निकल रहा है, तो वो फैक्टर ऑफ प्राइसिंग क्या होगा उस पर ध्यान देता है, और इकोनॉमिक वेलफेयर पे ध्यान देता है कि आर्थिक कल्याण कैसे हो। लेकिन जब हम मैक्रो पे बात करते हैं तो हम मैक्रो पे क्या चीज की बात करते हैं, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये कंसर्न है आपका थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, कुल खपत से, एग्रीगेट कंजम्पशन से जुड़ा हुआ है, एग्रीगेट प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, जनरल प्राइस लेवल थ्योरी से जुड़ा हुआ है। भाई जनरल प्राइस क्या होना चाहिए पूरे कंट्री के लिए, अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं, तो जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल का जनरल प्राइस क्या होना चाहिए, 100 के हिसाब से बिकना चाहिए, 80 के हिसाब से बिकना चाहिए। तो ये किन चीजों से डील करता है, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, नेशनल इनकम से, एग्रीगेट कंजम्पशन से, एग्रीगेट डिमांड से, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल से, और इकोनॉमिक ग्रोथ से, आर्थिक विकास से, या सामान्य मूल्य स्तर के सिद्धांत से। तो इन सब चीजों से ये डील करता है कौन, मैक्रो, ठीक है। ये आपको पूछ लेता है कभी और ऑब्जेक्टिव में। अब हम स्कोप की बात करें तो देखो, जो वही चीज है स्कोप, मतलब आखिर आपको कहाँ लगा रहे हो, माइक्रो या मैक्रो को आप कहाँ लगा रहे हो, उसका स्कोप क्या है, ठीक है। तो माइक्रो को मैंने बता ही दिया कि इट कवर्स वेरियस इशू लाइक डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग। मैंने बताया ना कि प्रोडक्ट प्राइसिंग, अभी मैंने बताया कि प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्राइसिंग पे इसका रहेगा, लेकिन आय पे किसका रहेगा, मैक्रो का। जैसे कि माइक्रो आपका रिसोर्सेज एलोकेशन और प्राइसिंग में हेल्प करता है, मैक्रो आपका नेट आउटपुट,
नेट आउटपुट और इनकम, इस पे इसका मेन फोकस रहता है। तो स्कोप में हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि भाई डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट की प्राइसिंग, फैक्टर की प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर, यही जो है इसका स्कोप है, मैंने बोला था। और ये जो ए कवर्स करता है वेरियस इशू लाइक नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, मनी। अब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस क्यों है, माइक्रो मैक्रो दोनों का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है। तो देखो अभी मैंने ये बता ही दिया पॉइंट, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो चीजों को बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में फीड हो जाए कि माइक्रो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। माइक्रो के अंदर हम डिमांड पढ़ेंगे, सप्लाई पढ़ेंगे, प्रोडक्ट की प्राइसिंग पढ़ेंगे, फैक्टर प्राइसिंग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करेंगे। मैक्रो के अंदर हम इनकम की बात करेंगे, आउटपुट की बात करेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे, इन्फ्लेशन की बात करेंगे, व्हाट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द रेट ऑफ पॉवर्टी, हम इन सब चीजों की बात करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस देखो वही चीज है कि माइक्रो आखिर कहाँ हेल्प कर रहा है, तो ये हेल्प कर रहा है इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बताने में हेल्प कर रहा है। और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, मान लो अगर आप कोई एक वस्तु बना रहे हो तो उसका प्राइस इस पे भी डिपेंड करता है कि उसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो जो उत्पादक के कारक लगे हैं वो कितने लगे हैं, उसकी कॉस्टिंग क्या लगी है। अगर आप कोई आउटपुट निकाल रहे हो, अगर आपके पास आपको कुछ आउटपुट चाहिए तो आपको कुछ इनपुट देना तो होगा ना, आपको कुछ इनपुट देना होगा। और अगर आप इनपुट देते हो तभी तो आपको आउटपुट मिलता है। यही इनपुट क्या है, यही तो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यही तो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, इसको आप हिंदी में बोलते हो उत्पादक के कारक है। इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, उत्पादक के कारक है। आप समझना, अगर मेरे उत्पादक के कारण का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अगर मेरा इनपुट का कॉस्ट बहुत हाई है, अगर मेरा इनपुट का कॉस्ट हाई है तो आउटपुट जो प्रोडक्ट होगा उसका कॉस्ट भी हाई होगा। लेकिन अगर मेरा इनपुट कॉस्ट ही कम है, मान लो किसी चीज को बनाने में कम खर्च लग रहा है तो उसको बेचेंगे भी तो कम ही में ना। लेकिन अगर किसी चीज को बनाने में बहुत ज्यादा खर्च लगेगा तो उसको ज्यादा में बेचेंगे। तो गवर्नमेंट जो है इस चीज को देखती है, गवर्नमेंट इस चीज को देखती है कि हम अपने रिसोर्सेस को जब भी यूटिलाइज करें। देखो मैक्रो लेवल पे, बड़े स्तर पे या समिष्ट शास्त्र में होता यह है कि गवर्नमेंट जो है ना इस चीज को देखती है कि भाई अगर एक इंडिविजुअल मान लो प्रोडक्शन कर रहा है, मान लो अपने घर में हम छोटी सी इंडस्ट्री चला रहे हैं, तब तो कोई ज्यादा बात नहीं होगी, आप जो भी यूटिलाइज कर लो, डिमांड सप्लाई पे आप देख लो। लेकिन अगर आप व्यापक स्तर पे कुछ बड़ा देख रहे हो तो गवर्नमेंट हमेशा दिखती है कि अगर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो बहुत बड़े व्यापक स्तर पे काम कर रही है, जिसका नेट आउटपुट अधिक है, उस स्थिति में गवर्नमेंट देखती है कि जो स्कार्स रिसोर्स है, समझना शब्द को समझना ध्यान से, अगर कोई इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो व्यापक स्तर पे कुछ बड़ा प्रोडक्शन या आउटपुट कर रही है, तो गवर्नमेंट हमेशा देखती है कि जो भी स्कार्स रिसोर्स है, जो भी सीमित संसाधन है, जो भी स्कार्स रिसोर्स है, जो सीमित संसाधन है, इसका कम से कम यूज हो और ज्यादा आउटपुट निकले। इसका कम से कम यूज हो और ज्यादा आउटपुट निकले, मतलब इसका जो स्कार्स रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो वो ऑप्टिमम हो, इष्टतम उपयोग हो। तो आइए अब हम देखते हैं इसका लिमिटेशन क्या है। देखो चाहे माइक्रो हो चाहे मैक्रो हो, दोनों का लिमिटेशन है अपना। माइक्रो का लिमिटेशन क्या है, इसको तो बड़ा ठीक करो, इसमें होगा, इसको हिंदी में लिख लो इसमें। ठीक है, देखो माइक्रो का लिमिटेशन क्या है कि ये एक फॉल्स एजम्पशन पे बेस्ड है, एक अनरियलिस्टिक एजम्पशन, एक अवास्तविक मान्यता बेस्ड है कि जब भी कोई इकोनॉमी हो तो उसमें एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। सोसाइटी में हमेशा एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। ऐसा नहीं होता है क्या, रोजगार का स्तर फुल होता है क्या, नहीं है। आप सबके पास रोजगार है क्या, नहीं है। तो ये जब भी इकोनॉमी को स्टडी करती है तो माइक्रो इकोनॉमी में जब आप सूक्ष्म या फिर बोलो तो वही शास्त्र का अध्ययन करते हो ना, तो आप ऐसा मान के चलते हो कि इकोनॉमी में एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, पर ऐसा नहीं होता है। तो ये इसका लिमिटेशन है, किसका, माइक्रो का। ये माइक्रो का लिमिटेशन है। मैक्रो का लिमिटेशन क्या है, मैक्रो का लिमिटेशन आप ऐसे समझो कि जो चीज सबके लिए सही है वो क्या एक इंडिविजुअल के लिए सही होगी, नहीं भी हो सकती है। गवर्नमेंट जब बजट बनाती है, मान लो किसी सेक्टर में बनाई, मान लो एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने एक बजट बना दिया, तो क्या वो एक किसान के लिए भी सही है क्या, अगर होता तो इतने किसान जान नहीं दे रहे होते। तो कहने का मतलब जब आप एक व्यापक तौर पे कोई डिसीजन लेते हो ना, तो एक इंडिविजुअल के लिए सही होगा कि नहीं होगा ये जरूरी नहीं है। वैसे ही जब आप इंडिविजुअल लेवल पे कोई डिसीजन लेते हो तो व्यापक तौर पर सही होगा कि नहीं होगा ये जरूरी नहीं है। आप पर कैपिटा इनकम जो बोल देते हो कि भाई इंडिया का आज लगभग कितना 150,000 है, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किसका है, तो अगर हम सिटी की बात करते हैं दिल्ली का है सबसे ज्यादा। अगर हम ऐसे देखिए और पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं, कंट्रीज की बात करेंगे तो कतर का है। तो आप जब बड़े स्तर पे कुछ एक डिसीजन लेते हो, कोई एक एग्रीगेट डिसीजन लेते हो, चाहे आप बजट एलोकेट करते हो, तो उस स्थिति में क्या होती है कि वो चीज इंडिविजुअल के लिए भी सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये इसका लिमिटेशन है।
व्यापक स्तर पर लिया हुआ हर वो फैसला इंडिविजुअल लेवल पे भी सही होगा ये जरूरी नहीं है। तो ये इसका लिमिटेशन है, किसका? मैक्रो का, ये समष्टि अर्थशास्त्र का लिमिटेशन है। अब हम कंक्लूजन में क्या हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मेंस के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कंक्लूजन में हम क्या देखने वाले हैं, अगर आपसे बोला जाए कि भाई तो आपने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स तो पढ़ लिया, अब बताओ माइक्रो अच्छा है कि मैक्रो अच्छा है, एक इकोनॉमी को किसको फॉलो करना चाहिए, कौन बेहतर है? तो देखो इसका जवाब बड़ा कठिन है, क्योंकि ना ही माइक्रो ना ही मैक्रो दोनों एक दूसरे से बेहतर नहीं है, दोनों एक दूसरे कंप्लीमेंट्री है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक कॉइन हैज टू साइड्स, तो भाई ये दोनों भी एक कॉइन के दो पहलू की तरह है, ठीक है। ना ही ये आपस में कंट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है, ना ही ये बहुत सामंजस्य आपस में बैठाते हैं। कहीं किसी पॉइंट पे दोनों सिमिलर है, किसी पॉइंट पे दोनों कंट्राडिक्टरी हैं, लेकिन एक कंप्लीमेंट्री है। अगर आपको एक इकोनॉमी को रन करना, उसके सारे के सारे आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करना है, आर्थिक क्रियाओं को समझना है, तो आपको माइक्रो और मैक्रो दोनों स्तर पर चीजों को देखना होगा। जैसे मैंने बताया ना कि जो एग्रीगेट पे आप डिसीजन लेते हो, जो पूरे देश के लिए एक डिसीजन लेते हो, वो एक इंडिविजुअल के लिए भी सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो कहीं आपको, जैसे आपको प्राइसिंग डिसाइड करनी होगी, ठीक है, जहां रिसोर्सेज का एलोकेशन होगा, तो आपको माइक्रो लेवल पे देखना होगा। जैसे मान लो आप किसी क्षेत्र को देखते हो, इस क्षेत्र में पर्टिकुलर चीज का सप्लाई हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस चीज की डिमांड है, तो आपको माइक्रो पे जाकर स्टडी करना होगा। लेकिन जब नेशन एज ए होल देखोगे, तो आपको मैक्रो लेवल पे जाकर देखना होगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। ना ही माइक्रो ना ही मैक्रो, दोनों आपस में कोई किसी से बेहतर नहीं है, तो दोनों नीडेड है। और ये जो मैक्रो का कॉन्सेप्ट है ना, देखो मैक्रो की कुछ कहानी पहले समझो। मैक्रो देखो, आपको मैंने बताया था कि 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन का समय आया था, उसमें जॉन मेनार्ड किन्स ने क्या करा था। जॉन मेनार्ड किन्स ने अपना जो बुक लिखा था 1936 में, उसमें मैक्रो टर्म इंट्रोड्यूस किया था। और ग्रेट डिप्रेशन से कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट ने पूरे विश्व को, जो ग्रेट डिप्रेशन, जो महामंदी का वैश्विक दौर चला था, इसने पूरे विश्व को इम्पैक्ट मतलब प्रभावित किया था, तो कहीं ना कहीं मैक्रो कॉन्सेप्ट से उसमें निकाला गया। आपको पता है कि 1991 में जो गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एलपीजी ये कॉन्सेप्ट लाया था, जिसको आज एलपीजीएम कर दिया गया है, मतलब लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और मार्केटाइजेशन, उदारवादीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो 1991 में जो गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत सारे रिफॉर्म करे, उसमें एलपीजी कॉन्सेप्ट जो लाया था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये क्या है आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन, ये हो गया आपका मार्केटाइजेशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट 1991 में जो इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी में रिफॉर्म लाया, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट लाया गया, तो मैक्रो का कॉन्सेप्ट ने बड़ा मदद किया था, ठीक है। जैसे आपको पता है कि 2009 में इकोनॉमिक स्लोडाउन या रिसेशन का जो समय था, उस समय भी मैक्रो कॉन्सेप्ट से इकोनॉमी उभरी थी, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अभी तक हमने जो भी पढ़ा, माइक्रो मैक्रो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये जो मैंने एक स्लाइड लाया हूं ना, ये एक तरह से आप क्या कहते हैं, समअप करना ना, मैं बस 1-2 मिनट बताता हूं, इससे आपका पूरा जो भी कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, इन सबको हम यहीं डिस्कस कर लेंगे, और आपको फिर कभी दोबारा माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे देखो, मैंने क्या बताया था कि जो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था या वरिष्ठ अर्थव्यवस्था है, ठीक है, या अर्थशास्त्र है, इसमें हम किसकी बात करते हैं, तो इसमें हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे, एक सिंगल छोटी इकाई की बात करते हैं। तो आपको पता है यही छोटी इकाई जुड़ जुड़ के एक बड़ी इकोनॉमी का निर्माण करती है। लेकिन जब हम मैक्रो की बात करते हैं, तो हम नेशन एज ए होल बात करते हैं, पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है। माइक्रो में प्राइस प्राइस डिटर्मिनेशन जो होता है ना, ये माइक्रो से हमको निकल के आता है। मैंने दो चीज बताई थी कि एक तो रिसोर्सेज का एलोकेशन और प्राइस का डिटर्मिनेशन, ये दोनों में माइक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए इसको थ्योरी ऑफ प्राइसिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइसिंग। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लोग लिख लेना, इसको थ्योरी ऑफ प्राइसिंग भी बोलते हैं। यहां मैंने बताया था कि इसमें आप नेट आउटपुट या इनकम निकालते हो, नेट आउटपुट या इनकम की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इनकम का, यहाँ आय जो है ना, एक अहम हिस्सा प्ले करता है, इसलिए इसे थ्योरी ऑफ इनकम या अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। इसे थ्योरी ऑफ इनकम या एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो, अगर हम माइक्रो में बात करेंगे, तो हम एक इंडिविजुअल की डिमांड और इंडिविजुअल की सप्लाई की बात करेंगे, मतलब व्यक्तिगत क्या कहते हैं, मांग और व्यक्तिगत पूर्ति की बात करेंगे। लेकिन जब हम मैक्रो में बात करेंगे, तो हम व्यक्तिगत नहीं बात करेंगे, हम एग्रीगेट की बात करेंगे, हम कुल मांग और कुल आपूर्ति की बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो पहला लेक्चर था, मैंने उसमें बताया था कि अगर आपसे कोई पूछ ले हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो भाई अर्थशास्त्र के जनक या पिता
या सूक्ष्म या वरिष्ठ अर्थशास्त्र के जनक या पिता, ये दोनों के दोनों आप क्या बोलोगे, एडम स्मिथ को ही बोलते हो, ध्यान रखना। ये पूछा जाता है आपसे, पूछ लेगा हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत लोग पढ़ के जाएंगे हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो भाई लिख नहीं पाते हैं। तो एडम स्मिथ दोनों है, माइक्रो भी है और इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक या सूक्ष्म या वरिष्ठ अर्थशास्त्र के जनक, दोनों एडम स्मिथ है। लेकिन जब आपसे मैक्रो पूछा जाए, व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र के जनक पूछा जाए, तो आप लिखेंगे जेम्स किन्स, जेम्स किन्स। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, इट इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। माइक्रो को आप बॉटम अप अप्रोच बोलते हो और मैक्रो को आप टॉप डाउन अप्रोच बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि माइक्रो में आप एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हो, इंडिविजुअल एक इंडस्ट्री, एक फर्म में काम करता है, फर्म को मिलकर एक इंडस्ट्री बनता है, इंडस्ट्री को मिलकर एक सेक्टर बनता है, सेक्टर से आपकी इकोनॉमी बनती है, और यही इकोनॉमी आपका ग्लोबल, जो आपका देश का इकोनॉमी होता है। तो यहां हम नीचे से ऊपर जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। अब अगर हम इसकी बात करें, मैक्रो की बात करें, तो यहां हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहां सबसे पहले हम इकोनॉमी को देख लेते हैं। इकोनॉमी के अंदर में आता है सेक्टर, सेक्टर के अंदर आते हैं इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं फॉर्म्स या सिंगल यूनिट जो बोलते हैं, और इसके अंदर आता है इंडिविजुअल। तो हम यहाँ ऊपर से नीचे आते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं हम टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि मैं आपको चीजें अच्छे से समझा पाया हूँ। तो जो लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और बाइलिंगुअली हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में यहाँ कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कुछ दिन में बीपीएससी के भी कोर्सेज लॉन्च हो जाएंगे, तो बिहार के लेक्चर्स भी आपको मिलना चालू हो जाएगा। वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हो। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस प्लेटफॉर्म से आपको मिल रहा है कंटेंट, वो आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होगा और आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू।